Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष महज एक शब्द नहीं है, ये जो है एक भावनाएं हैं, इमोशंस हैं और संघर्ष की एक जीती जागती कहानी। और कैसे एमपीपीएससी का एक लंबा सफर तय करने के बाद शादी हुई, बच्चे हुए और फिर भी वो जुनून बनाए रखा। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है, ममता चौधरी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है ममता जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ममता जी 2003 में आपकी शादी हो गई, जैसा मैंने देखा आपकी प्रोफाइल, और उसके बाद आपके 2 बच्चे भी हैं और 2013 में आपका सिलेक्शन हुआ। तो क्या दिलचस्प कहानी है इसके पीछे? सर बस मैं तो अपने तरफ से चलती गई, कहानी अपने आप बन गई, इस तरह से रहा है। एक्चुअली मैं जहाँ बिलोंग करती हूँ वहाँ शादी बहुत जल्दी हो जाया करती है लड़कियों की, पूरा ग्रामीण कल्चर है। तो मेरी भी 18.5 साल में शादी हो गई थी। मतलब मैं पढ़ ही रही थी, मैं सेकेंड ईयर में थी बीएससी, बस उसके एग्ज़ाम दे के और मेरी शादी हो गई थी। और ये था कि फैमिली में कोई नहीं था, एक न्यूक्लियर फैमिली है, मेरे ससुर जी, हस्बैंड। तो लग रहा था कि संभव नहीं था आगे पढ़ना। ठीक है, जैसे तैसे सेकेंड ईयर कर लिया है और वहीं से लग रहा था हो गया फाइनल तो ठीक है, नहीं तो घर गृहस्थी और मैं इस टाइप की कुछ कहानी बन रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा, ससुर जी ने सोचा कि अब ग्रेजुएशन करा ही देते हैं, सेकेंड ईयर कर लिया है तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट करके मैंने एक यहीं से माइग्रेशन लेके, और पूरा मेरा एजुकेशन देवास का रहा है, देवास से बिलोंग करती हूँ। मैंने फाइनल ईयर यहाँ से कर लिया बीएससी, किसी कोचिंग वाले से, सर हैं यहाँ, मैडम है, काफ़ी उन लोगों ने हेल्प की, स्कूल चलाते हैं वो, उन लोगों से नोट्स ले लिए, 1 महीना पढ़ा और एग्ज़ाम दे दिया, फाइनल हो गया। उसके बाद लग रहा था बस यही अब हो गया एंड, क्योंकि कभी मतलब ये नहीं रहा था मेरी लाइफ में कि बहुत कुछ अच्छा बन पाऊंगी या ये, क्योंकि ग्रामीण कल्चर में बहुत अच्छा बनना मतलब ऐसा था एक शुरू से सपने की टीचर की वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सोच सकते कि टीचर बनना मतलब हाँ यही बनाया सकता है, क्योंकि ना वहाँ कभी कुछ ऐसा सुना था, देखा था। फिर एक मेरे बचपन में उड़ान सीरियल आता था, वो देख के कभी सोचती काश ऐसा कुछ मिले और मैं भी कुछ ऐसा अफसर बन पाऊँ, लेकिन लग रहा था अब सब खत्म हो गया है, शायद अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर जब ससुर जी ने देखा कि थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो उन्होंने परमिट करके और मेरा एमएससी में एडमिशन करा दिया गुजराती साइंस कॉलेज में। और मैंने बॉटनी में से एमएससी स्टार्ट किया। तो वही सुबह से अपना घर का काम निपटा के भागा दौड़ी से मैं कॉलेज पहुंचती थी। अपना बहुत लंबी क्लासेस थी, प्रैक्टिकल था सब्जेक्ट, तो वो अटेंड करती थी। ऐसे 2-3 महीने हुए और फिर कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि मेरे फादर को कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर, मतलब उनको कैंसर हो गया था। उसके बाद मेरे साथ कंडीशन ऐसी बनी कि मेरी तबीयत खराब हुई और प्रेगनेंसी थी, तो बेड रेस्ट पे आ गई मैं, और उस कारण मैं एमएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाई, मुझे छोड़ना पड़ा। तो फिर एक बार मैंने सोचा कि शायद यही मंजूर है कि मैं पीजी नहीं कर पाऊंगी, यहीं तक लिमिटेड रहेगा। फिर बंद हो गया। फिर मेरी बेटी हुई, फादर मेरे उस बीच एक्सपायर हो गए, फिर बेटी हुई, फिर उसकी परवरिश 1 साल तक, मतलब फिर मैंने सोचा भी नहीं, बस अपने आप को ये हमेशा करती रहती थी कि एक चांस मिला था, कर नहीं पाई। तो हमेशा मन में एक ग्लानि और अंदर से लगता था कि काश एक मौका मिलता और कुछ पढ़ पाती, आगे कर पाती। ऐसे करते हुए फिर बेटी 1 साल की हुई, तो जिनकी मदद से मैंने नोट्स लेके फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दी थी, वो मैडम को लगा, एक दिन उनसे मिली तो कि तुम पढ़ा सकती हो तो मेरे स्कूल में पढ़ाने क्यों नहीं आ जाती हो। यही गांव में बीचलपुर में से बिलोंग करती हूँ, यहीं आज भी यहीं रहती हूँ। तो मैंने हाँ कर दिया कि ठीक है, मेरा इंटरेस्ट भी था कि कुछ नहीं तो यही सही, ज्ञान ही दो। मैंने उनके यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बीच फिर धीरे धीरे पढ़ाती रही। फिर आगे और थोड़ी पढ़ाई चालू कर दी, तो फिर मैंने एमए कर लिया, बीएड कर लिया उसी लिंक से, फिर एमएड कर लिया कंटिन्यूटी में। इसी बीच बेटा हुआ मेरा, फिर 1 साल का गैप हुआ। फिर लगा कि शायद अब इन दोनों को संभालने में ही निकल जाएगा फिर से। फिर अपने शौकिया तौर पे बच्चों को ट्यूशन ले लेती थी, उनको पढ़ाती रहती थी, दिन भर स्कूल में पढ़ाती थी। तो फादर इन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं अगर इतनी मेहनत करती हो तो तुम पीएससी कर लोगी फाइट, पीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं करती हो। तो मेरे मन में शुरू से एक डर था कि पीएससी मतलब ये था कि बहुत बड़ी एग्ज़ाम है जिसका मैंने कभी सुना नहीं है और मैं तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना होता है, ना कोई गाइडेंस, ना फैमिली बैकग्राउंड कभी कुछ ऐसा रहा, क्योंकि एक ग्रामीण परिवार से हूँ, कहीं नहीं है हम लोग, मेरे भाई भी नहीं है। और जैसे तैसे वहाँ गांव में तो लड़की होना मतलब गृहस्थी संभालने वाला संबंध चलता है, तो कभी नहीं सोचा था। फिर फादर इन लॉ का काफ़ी वो रहा, उन्होंने बोला नहीं करो तो सही तुम ट्राई। तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके और 2011 में जब मेरा बेटा भी 4 साल का हो गया था,
अभी मेरा बेटा 10 साल का और बेटी मेरी 15 साल की है। ओके। तो उन लोगों के साथ ही फिर मैंने थोड़ा हिम्मत करके और ट्राई किया। तो जब मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस स्टार्ट की और फिर वहाँ गई, मैं कोटिल एकेडमी शुरू की थी मैंने सबसे शुरू में। जी। तो उस समय मेरा एमएड चल रहा था रनिंग में, वो कर रही थी। बीच में ये भी और वैकेंसी के पते ही नहीं थे, 2 साल तो लग रहा था कि आएगी नहीं आएगी। फिर वो पैटर्न चेंज का भी चल रहा था, करती रही तैयारी। लेकिन जब मैं क्लास जाती थी तो मुझे लगता था वहाँ बहुत 4-4 5-5 साल की तैयारी वाले बैठे हैं, और उनको देख के मैं रोज एक बार ये सोचती थी कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन लोगों को तो इतना आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। और उनकी छोटी छोटी चीजें भी मैं मार्जिन लाइन के ऊपर नोट किया करती थी कि बाप रे, इनको इतना सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर ऐसे चलता रहा। हर बार यही सोचती थी कि यहाँ बिजलपुर भी ग्रामीण, आज भी गांव का कल्चर है, तो यहाँ से एक बहू का निकलना, वो भी जबकि हमारी कास्ट में आज भी घूंघट उठा है यहाँ, और आज भी बहू में घूंघट में रहती, तो यहाँ से मेरा जाना तो लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क था कि इस एज में 2 बच्चों के बाद जा रही है, क्या कर लेगी। तो मेरे ऊपर एक वो प्रेशर हमेशा था। फिर घर संभालना, बच्चे छोटे हैं उनको संभालना, सबको टाइम देना। तो फैमिली में मैं ही लेडी हूँ एक, तो मुझे वहाँ भी प्रॉपर मेंटेन करना है, घर का काम भी देखना। तो मैं रोज सोचती थी कि क्या मैं कर पाऊंगी, और सबको तो बहुत कुछ आता है। फिर जब 5 साल वाले ड्रॉपर से मिलती थी, उनसे पूछा कितने साल से तैयारी कर रहे हो, 5 साल हो गए। लगता था हाय भगवान, अभी तक नहीं हुआ इनका, अपना होगा कि नहीं। हमेशा मतलब मन में एक वही रहता था मेरे। फिर फादर इन लॉ ने काफी सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट उन्हीं का रहा। इस बीच मेरे मदर फादर दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, तो उन लोगों ने जहाँ तक उनका वो बना संभव वहां तक उनका सपोर्ट रहा। उसके बाद फिर पूरा फादर इन लॉ ने ही किया। तो वो हमेशा बोलते तुम्हें क्या करना लोगों को जवाब देके, लोगों को जवाब देने के लिए मैं हूँ। तो फिर 12 की वैकेंसी आई, मैंने दी, और फर्स्ट टाइम में मेरा प्री निकल गया। तो फिर थोड़ा अच्छा मतलब एक हौसला आ गया कि ठीक है, हम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर मेंस लिखा, तो मेंस रुक गया था मेरा कुछ नंबरों से, 12 वाला। तो मैं सेकेंड डे से ही मतलब एक दिन खूब रोई उस दिन जब नहीं हुआ, बैठी और ये वो। फिर फादर इन लॉ ने बहुत बोला, तो मैंने बोला नहीं, मुझे लोग क्या कहेंगे, कि यहाँ से जाती थी पता नहीं क्या करती थी, नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें किसी को जवाब नहीं देना है, हमें सिर्फ अपने आप को जवाब देना, जो कमी उसको सुधारो और आगे बढ़ो। तो मैं दूसरे दिन से फिर निकल गई, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। हम लोग का एक पूरा ग्रुप था, हम क्लास करते, बाकी तो पूरे बैठते थे। और एक सिटिंग में जिसको बोलते हैं पढ़ना, तो हम मतलब सुबह के 7-8 से शुरू होते थे, तो रात के 7-8 तक हम लोग पढ़ते रहते थे डिस्कस करके। तो वैसे मेरी पढ़ाई चलती रही। फिर 13 का उसी बीच मैंने 13 वाला प्री भी दिया, और साथ में एसआई की एग्जाम आ गई थी। तो मैंने वो भी साथ में, हस्बैंड भी देते थे तो वो भी दे दिया, फॉर्म डाल दिया। तो मेरा इसका प्री निकला, मेंस भी निकला, और उसी समय 14 वाला एसआई, 13 वाला भी एक एसआई में वो भी निकला था, वो मेरिट में रह गया था। तो वो एसआई भी मेरा हो गया फाइनली। तो उधर कॉल लेटर आ गया था मेरा, और इधर इंटरव्यू लेटर। मतलब वहाँ ज्वाइनिंग थी मेरी 7 तारीख में, और यहाँ 4 तारीख की ज्वाइनिंग थी एसआई में, और 7 तारीख का इंटरव्यू था मेरा 13 वाला। तो मैंने बीच में एसआई ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके दौरान ही यहाँ इंटरव्यू दे के गई थी। तो वहाँ ट्रेनिंग करते करते ही मेरा 13 वाला रिजल्ट आया, और फाइनली पोस्ट मिल गई थी इसमें मुझे। वाह, तो 13 की जो प्रिपरेशन थी, 13 की जो प्रिपरेशन थी, उसमें आप कितना श्योर थी कि 2012 में मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया? इतनी मेहनत, इतना स्ट्रेस लेके मैं आ रही हूँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे लोग हैं सब कुछ बातें करने के लिए, तो 13 के लिए कितनी तैयार थी और क्या प्लानिंग थी? 13 के लिए एक्चुअली मुझे पूरा मन में ये विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि 12 में मुझे लगता था कि जो मेरी कमियां थी, कि एकदम पहली बार मेंस था, तो मुझे कहीं लगता था कि शायद मैं उतने अच्छे से लिख नहीं पाई हूँ, या टाइम मैनेज नहीं हुआ है। तो वो सब 13 में मैंने लिखने की प्रैक्टिस काफी की, और उसमें मैंने अपने खुद के एक शॉर्ट नोट्स, हर यूनिट के अपने खुद के शॉर्ट नोट्स थे, जो उस समय के पेपर भी एक ही दिन में 2 पेपर होते थे, टाइम नहीं बचता था। तो वही कैसे रिवाइज करना है, 2 घंटे में पूरा पेपर रिवाइज करने वाली ट्रिक रखी मैंने, और ज्यादा से ज्यादा अपने पॉइंट टू पॉइंट एक फ्रेमिंग बनाई, और सारी यूनिट की फ्रेमिंग बनाई थी। उसमें काफी मैंने लिखने की प्रैक्टिस बहुत की थी। ग्रेट। तो फैमिली में जैसा आप देखें, बच्चे भी हैं, फैमिली में आपके हस्बैंड भी हैं, फादर इन लॉ भी हैं, और काम भी करना, कोचिंग भी मैनेज करना, और फिर अपनी पढ़ाई को भी लेके चलना। तो एक माँ का रोल भी आपने प्ले किया, एक बेटी का रोल भी प्ले किया, एक पत्नी का रोल भी प्ले किया, और एक स्टूडेंट की तरह भी जो है आपने वो लाइफ जी। तो किस तरीके से तालमेल बिठाती थी इन सारी चीजों में? सबसे पहले तो मैंने क्योंकि एक भी इन रोल में से मैं किसी चीज को कम नहीं कर सकती थी। एक माँ के रोल, क्योंकि बच्चों का बचपन लौट के फिर नहीं आ सकता था,
जी एक पत्नी के रूप में पति ने बहुत सपोर्ट किया कि उन्होंने जहाँ तक अपने काम थे वो ज्यादातर खुद करते, पर जहाँ संभव हुआ वहाँ मैं करती थी। और एक बहू के रूप में, एक परिवार के रूप में काम जरूर किया कि अच्छा कर पाऊँ, लेकिन उन सब में मैंने अपना समय कम करना चालू किया। मैंने 2012 से टीवी देखना बंद कर दिया कि मैं वहां से टाइम बचा सकती थी। जी मैंने मेरे काफी कुछ हॉबी थी, शौक थे, सब छोड़ दिए कि एकमात्र शौक रखा कि मुझे पढ़ना है। और फादर इन लॉ का बहुत ज्यादा मेरे ऊपर विश्वास था, तो मुझे उनके विश्वास को लोगों तक ये पहुंचाना, ये मैसेज देना है कि लड़कियों पे, बहुओं पे विश्वास करेंगे तो कुछ अच्छा कर पाती है। तो ये साबित करने के लिए मैंने खुद के टाइम को बहुत कुछ मतलब कम करके, और सिर्फ काम करना, पढ़ना, केवल 2 ही शौक रह गए थे मेरे। और वो हालांकि आज भी बरकरार है कि मैं अभी भी मतलब अपने आप को जब खाली टाइम समय में पाती हूँ तो सोचती हूँ कि पढ़ लेती हूँ कुछ, जी। तो वो पढ़ने के रूप में यूज करती हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो आज जब आप ऑलरेडी सीडीपीओ मतलब महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी पद पर काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम है सोसाइटी के लिए, आप बहुत कुछ कर सकती हैं इन सर्विसेज में आके। तो अभी जो है आप आसपास के इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस महसूस कर रही हैं? वो लोग जो सोचते थे कि ये अब नहीं कर पाएगी, ये चूंकि परिवार से इतनी समय बाद जा रही है, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए हैं, तो क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है उनका? काफी कुछ, और रिएक्शन इतना मजेदार होता है कि आज हमारे जैसे यहाँ के कल्चर में बहुएं पढ़ने जा रही निकल के, मुझसे वो लोग गाइडेंस लेने आते हैं कि क्या करें, इसकी इच्छा है तो हम क्या इसको बना दें, क्या पढ़ा दें। मतलब मैं ऐसा ही बनी तब भी लोगों को ये लगा था, हालांकि उस समय पूरे गांव में मेरा सम्मान भी किया था जी एक मंच पे कि, और वहाँ जिस समाज में मतलब घूंघट के बिना बहुएं निकलती, वहाँ मेरे लिए ये बोला था कि आप वर्दी में आइए और वाह। इससे लड़कियों को प्रेरणा मिले। तो वो काफी मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है मेरी लाइफ का कि वही रहा, कि वो जो लड़कियों के लिए जो समाज में धारणा थी कि नहीं शादी हो गई मतलब उसका करियर खत्म, अब वो नहीं पढ़ेगी। आज ये हो रहा है कि लड़के नहीं पढ़ रहे हैं उनके हस्बैंड, लेकिन बहुएं अगर है टैलेंट तो बहुओं को पढ़ा रहे हैं। यहाँ से आज 4-5 बहुएं पीएससी की और एसआई वगैरह की तैयारी कर रही हैं, और वो खुद मुझसे गाइडेंस लेने आते हैं। और जिन लोगों के ये शब्द थे कि ये क्या कर पाएगी, पीएससी बच्चों का खेल थोड़ी है, मैंने उनको कभी जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि वो ऐसी बातें करते, लेकिन मेरा एक ही जवाब था कि जवाब समय देगा, मैं नहीं दूंगी। और वो आया जब मेरा सिलेक्शन हुआ था कि समय ने उनको जवाब दिया। मेरा नेचर उनसे कभी नहीं बदला, जितना सम्मान मैं उनसे पहले करती थी उतना ही मैं करती रही। तो उन लोगों के अपने आप रवैये चेंज हो गए। आज वो अपने रिलेटिव्स को लेके आते हैं कि इसको कुछ बता दो कैसे तैयारी करें, तुमने कैसे मैनेज किया, और काफी मतलब बदलाव होते हैं। और वो देख के मुझे बहुत अच्छा खुशी मिलती है जी कि मेरे कारण कुछ और लोगों को भी ये चीजें करने को मिल रही है। बिल्कुल। किस्मत जो है वो मौका देती है और मेहनत जो है वो चौंका देती है सबको, बिल्कुल सही बात है। तो वो जो मेहनत है उसमें इतने सारे लोगों का रोल है आपके आसपास। कभी ऐसा रहा कि कोचिंग जाते वक्त या आते समय, दोनों ही समय, या कभी भी जो है आपको लगता हो, कभी ऐसा पॉइंट रहा कि नहीं थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं थोड़ा डिलेमा में रही कभी इस तरीके से, क्या करूं क्या ना करूं की सिचुएशन रही आपके साथ? हाँ, कई बार जैसे ऐसा लगता था कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं अपने आप को दोषी कि अरे ऐसा ना हो कि मुझे सिलेक्शन नहीं मिले और साथ में इनका भी ये वाला जो बेसिक पार्ट है ये चला जाए। तो विचलित जरूर होती थी, लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ा ये है कि जब भी सिलेक्शन नहीं हुआ या काफी हो रहे हैं तो मुझे किसी ने समझाने की कोशिश की, तो मैंने सभी को एक ही बात बोली कि प्लीज है ना, मुझे समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे सिर्फ मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी परिस्थिति है उसको मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो हमेशा मैं अपने आप को फिर वहीं से पुश करती थी कि नहीं नहीं करो, तुम हो जाएगा। तो बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो बच्चे की तबीयत खराब है तो आपके साथ उस समय ये स्थिति बन जाती थी कि अब मैं कोचिंग जाऊं या नहीं जाऊं या इसके पास बैठूं। तो उस समय मेरे फादर इन लॉ और हस्बैंड काफी सपोर्ट में रहते थे कि जी ठीक है तूने कर लिया, अब तू जाओ, ऐसा कुछ है तो हम लोग हैं तो सही यहाँ पर। तो इन लोगों ने उन सिचुएशन से निकलने में काफी मदद की मेरी। बिल्कुल। मैं आपकी प्रोफाइल स्टडी कर रहा था, उसमें आपने ग्रेजुएशन, बीएससी, एमए, बीएड, एमएड, तो इसकी क्या कहानी है कि कैसे मिला आपको इतना समय सारी चीजों के लिए? एक्चुअली समय का तो हमेशा से अभाव रहा है। जी मतलब लोग जैसे आजकल लॉकडाउन में भी जब ये बोलते हैं कि हम तो बोर हो रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो समय मेरे लिए कभी रहा ही नहीं। जी मेरे पास मेरी जिम्मेदारी, इनसे निकल के मेरी पढ़ाई, ये दोनों कामों के बीच में कभी मुझे समय नहीं मिला कि मैं बोर हो पाऊँ। और कुछ थोड़ा लिखने का शौक है, तो जैसे बच्चे टाइम में पोएम और ये सब राइटिंग करती हूँ, बच्चों के साथ बच्चे बन के खेल लेती हूँ। तो इन सब में जी मुझे कभी वो नहीं लगा कि मतलब टाइम भी बोरिंग होता है। हमेशा मैंने समय वैसे ही अपना वो करके रखा है कि सब जगह बराबर बांट के और दिया हुआ।
अभी जब आपके आई होप फादर इन लॉ अगर जब भी आप बाहर निकलते होंगे तो एक अलग जो है नजरिया होता होगा लोगों का उनको देखने को कि देखिए एक ऐसे परिवेश में जहां बहुएं घूंघट भी नहीं हटा सकती, वहां उन्होंने अपनी बहू को पढ़ने भेजा और आज उन्होंने उनके निर्णय को सही साबित भी किया। तो कितना प्राउड फील करते हैं, क्या फीलिंग होती है उनकी? वो बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि उनके लिए कि उनको ये लगता है कि मैं उनके लिए एक गर्व हूँ बहुत बड़ा। जैसा लोग अपने बेटे पे करते हैं, तो जी वो हमेशा से। और ये बात वो कहीं भी जाते हैं तो जैसे हमारे यहाँ बहुएं नहीं आती किसी फंक्शन में, वो अंदर ही रहेंगी, वो मुझे सबके बीच बुलाते हैं, फिर मेरा परिचय कराते हैं और उनको उस चीज में बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। वो सबको यही बोलते हैं, इवन वो जहाँ भी बेटियां मिलती है सब बोलते हैं इसकी पढ़ाई बंद करवा दी बस यहीं तक, तो वहाँ वो मेरा एग्जाम्पल देके उनको बोलते हैं देखो हमारी बेटी ने भी ऐसा किया। और हमेशा वो मुझे इसी नाम से बोलती है कि बेटी है ये मेरी। तो उनको बहुत प्राउड होता है इस चीज में। बिल्कुल। अब भविष्य के लिए आपने कोई रणनीति बनाई है, क्योंकि जो बेसिक जो चीजें हैं जैसे आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ आप कंप्लीट कर चुकी हैं, फैमिली में भी अब एक स्टेबिलिटी है, बच्चे भी आपके पढ़ रहे हैं, सब चीजें ऑल सेट हैं, तो अब कोई एक्सपेक्टेशन लाइफ से जो आप चाहती हैं? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो मेरी यही है कि इन सब के बीच में कुछ ऐसा तालमेल हो कि मैं जहाँ हूँ और जो मुझे काम मिला वो मैं इतने अच्छे से कर पाऊँ कि लोग जी उसमें भी मिसाल देखें, नहीं काम बहुत अच्छे से हुआ। मतलब आज मैं ज्यादातर लोग यही सुना है कि अफसरशाही में कि आप थोड़ा सा अपने एम्प्लॉय से डिस्टेंस मेंटेन रखें, उनको वहीं तक रखें, लेकिन मैंने ये सारा छूट दे के रखी कि मेरे पास एक मेरा निचला तबका सबसे नीचे आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर होती है, मैंने उन सबको भी अपने नंबर दे रखे हैं। क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि मैं दूसरों के तरीके से काम नहीं कर सकती, मैं ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पर जाके उनके लेवल में जाके काम करना चाहती हूँ। तो आज उनको भय नहीं किसी प्रकार का, और लोग ये भी माने कि नहीं इस तरह से काम करने से बदलाव आता है। तो मेरा ये है कि जहाँ भी जो मुझे काम मिले वो मैं इतने अच्छे से करूँ कि वो मेरे मन में कभी ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ कमी छोड़ी है। बिल्कुल। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, क्या काम होते हैं इनके, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं? हाँ, ये एक्चुअली जो हम लोगों का होता है परियोजना स्तर पर मैं हूँ। कई जी जगह एक तहसील में एक परियोजना होती है और अगर तहसील बड़ी है तो वहाँ दो भी हो सकती हैं। जी तो हमारे यहाँ जहाँ मैं हूँ देवपालपुर, वहाँ दो परियोजनाएं हैं। जनसंख्या के अनुपात में परियोजनाएं बटी होती हैं। जी उसमें जैसे मेरे पास 170 आंगनवाड़ी है, उसमें जो स्तर पदक्रम होता है उसमें मैं, मेरे बाद में सुपरवाइजर आते हैं आंगनवाड़ी के जो सेक्टर लेवल पर होते हैं, उनके जी पास करीब 20 से 25 आंगनवाड़ी एक सेक्टर में होती हैं। और उस आंगनवाड़ी, हर आंगनवाड़ी में एक कार्यकर्ता एक सहायिका होती है। और वो बच्चों मतलब हमारा जो हितग्राही समूह है वो 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चे होते हैं, लेक्टिक और प्रेग्नेंट लेडी होती हैं और किशोरी बालिकाएं होती हैं। जी तो सबसे मेन आंगनवाड़ी जो आईसीडीएस का मुद्दा रहा है वो है पोषण। कुपोषण आप जानते ही होंगे कि झारखंड के बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा एमपी। जी तो सबसे बड़ी चीज है कुपोषण को दूर करना और उनके हेल्थ में सुधार करना, सबसे बड़ा यही होता है। और बच्चों में एक प्री एजुकेशन थोड़ा सा नया कंसेप्ट जुड़ा है, लेकिन वो सेकेंडरी है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होता है पोषण, कि उनमें कैसे अच्छी हैबिट्स डेवलप की जाएं। और वहीं पर आंगनवाड़ी पे बुलाकर उनको जो टीएचआर बढ़ता है, हमारा खाना होता है समूह के द्वारा जो दिया जाता है साझा चूल्हा समूह के अंतर्गत, तो उनको खिला के उनके पोषण स्तर में कैसे सुधार किया जाए, बेसिक इसका यही है। और जितनी भी स्कीम्स आती हैं जी वो पोषण से ही जुड़ी हुई होती है, ओके, उसी पर हम लोग काम करते हैं। ग्रेट। अभी जो लोग हैं, जितनी लड़कियां पीएससी को लेकर तैयारी कर रही हैं, जिन पे एक सोशल प्रेशर होता है, शादी को लेकर भी प्रेशर होता है, तैयारी करते समय कई बार जब थोड़ा सा देरी हो जाती है तो पेरेंट्स बोलते हैं शादी कर लो, शादी के बाद भी करते रहना, ये चलता रहेगा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि प्रेशर तो क्योंकि मैंने सब तरह के झेले हैं तो मैं जान सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कि हर प्रेशर के लिए हम खुद अंदर से तैयार हों और खुद को हम खुद ही मजबूत रखें। प्रेशर जी आएंगे और सबसे बड़ी बात इस फील्ड में जो भी है उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर घर वालों से ज्यादा रिश्तेदारों का होता है। वो रिश्तेदार जो कभी आपसे नहीं पूछेंगे तुम कैसे हो, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तब जरूर फोन करके पूछेंगे कि तुम्हारा क्या हुआ। उन रिश्तेदारों का प्रेशर बहुत बड़ा होता है। तो वो प्रेशर हमको ही मैनेज करना सबसे बड़ा, इसमें धैर्य की जरूरत होती है। अगर कोई भी कंपटीशन में आया है तो उसकी फैमिली को, और जब फैमिली का सपोर्ट होगा स्टूडेंट अपने आप स्टेबल होगा। और ये भी स्टूडेंट को अपने
पेरेंट्स को बतानी होगी, क्योंकि हर किसी को ये पता नहीं कि इसमें कितना लंबा सफर है, क्या मुश्किलें हैं, कौन कौन से लेवल हैं। तो वो अगर मैनेज कर लिया तो पूरा काम हो जाएगा। और जहाँ तक शादी और करियर का है, तो अब मैं तो मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ जल्दी शादियां हो जाती लड़की की। तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि ठीक है, मतलब हम एक समाज में हैं, समाज का पार्ट है, कभी भी एकदम अलग नहीं जा सकते। अगर शादी भी हमारी होती है और हमारा ये है, तो हम अपने कामों से ऐसा कन्विंस करें कि हमें आगे बढ़ने के लिए वो भी मान जाए, और हम मैनेज हमें करना है, तो हम मैनेज करके दोनों को मैनेज करते और आगे सिलेक्शन पा सकते हैं। ग्रेट। काफी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी, और ये लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाली है। आपके जो प्रयास हैं बहुत अनूठे हैं, और जो कहानी है बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प कहानी है कि इतने संघर्ष को आपने जो है वो अपना आधार बनाया, और कभी ना हारने वाली हिम्मत, और अपने परिवार और बच्चों को लेकर चलने वाला साहस, ये सारी चीजों को मैं नमन करता हूं अनअकैडमी परिवार की ओर से। आखिरी चंद लाइनों के साथ मैं फिनिश करूंगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आपने वो करके दिखाया है, और आपके कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर आप कोई खूबसूरत सा मैसेज जो हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहती है तो प्लीज। बस मैसेज मेरा एक ही रहता है सभी के लिए हमेशा, जी कि आप अपना काम कीजिए, मतलब आप मेहनत कीजिए और वो फल हमेशा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि फल कभी मिले, तो आप अपनी मेहनत हमेशा बनाए रखें, रेगुलर रहें जो काम कर रहे हैं। एक बार की असफलता से कभी भी हार मान के नहीं बैठे कि आज असफल हुए तो कल हमें नहीं मिलेगी, सफलता निश्चित मिलेगी। कई लोगों को संघर्ष के बाद मिलती, कहते भी कि ईश्वर उन्हीं की लोगों की परीक्षा लेता है जो इस योग्य होते हैं। तो हम जी कहीं ना कहीं उस योग्य हैं, तो वो परीक्षा ले रहे हैं और हम वो परीक्षा देते रहें, और अपनी मेहनत और निरंतर रखें। कभी किसी से तुलना नहीं रखें। सामने वाले का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ तो हम ये नहीं माने कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो सकता है उसकी परिस्थिति और आपकी परिस्थिति में बहुत भिन्नता। तो आप अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी मेहनत बनाए रखें, फल जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा और मीठा फल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम अनअकैडमी फैमिली। तो दोस्तों आज हमारे साथ थी ममता चौधरी जी, जिनकी पूरी कहानी आपने जानी, किस तरीके से एक मिसाल पेश की। 2003 में शादी होने के बाद, एक लंबे समय के गैप के बाद, शिक्षा से जुड़े रहने के साथ साथ एक चैलेंजिंग टास्क था अपने बच्चे, अपनी फैमिली और सभी चीजों को मैनेज करना। तो आज की जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प कहानी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी। थैंक यू सो मच।